नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। अब कल हेमंत कैबिनेट का विस्तार होगा, यानी हेमंत की सेना तैयार होगी। तो कौन कौन से वो नाम है जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं, वो नाम थोड़ी देर में आपके सामने भी होंगे कि कौन कौन से मंत्री होंगे हेमंत कैबिनेट में, जो उस कैबिनेट की शोभा बढ़ाएंगे और राज्य के लिए वो निर्णय लेंगे। तो जानने की हम कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें हेमंत कैबिनेट में मंत्रिमंडल में जगह मिली है और क्यों जगह मिली है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए जगह मिल रही है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी हम मौजूद हैं, उदय हैं और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन हैं, मदन हैं। इन सब से बारी बारी से हम चर्चा करेंगे उन नामों पर और उनके प्रोफाइल पर, और ये भी साथ में चर्चा करेंगे अगर मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा रहा है तो कौन सा प्रोफाइल उन्हें दिया जाएगा या कौन सा विभाग उन्हें दिया जाएगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। उदय, सबसे पहले कौन कौन से नाम सामने आए उदय, और क्या ध्यान में रखकर ये बंटवारा किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस से कुछ नाम फाइनल माने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकृत सूची या उन नामों का खुलासा नहीं किया गया। और बताया जा रहा है कि अभी शाम के 7 बजे से एक बैठक शुरू हो रही है। वो बैठक जीए मीर की अध्यक्षता में, जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रह रहे हैं। कहाँ बैठक हो रही है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एक बैठक हो रही है और उसमें बताया ये जा रहा है कि जिन 4 नामों को तय किया गया है उन नामों को लेकर खुलासा कर दिया जाएगा। और जानकारी ये आ रही है कि देखिए, अचानक से जब राजभवन से संदेशा जाता है कि आप आइए, आप नहीं आइए, तो कुछ लोग अचानक से नाराज हो जाते हैं, कुछ लोगों का दिल टूट जाता है। तो ये कांग्रेस की तरफ से एक कोशिश की गई है, एक प्रयास किया जा रहा है कि हम पहले ही नामों का खुलासा कर दें और अपने तमाम विधायकों की मौजूदगी में 4 नाम बता दिए जाएं। और जो लोग नाराज होंगे या जो लोग ज़्यादा मंत्री पद की इच्छा रख रहे होंगे, उन्हें यह आश्वासन दिया जाएगा कि 2-2.5 साल के बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे और एक बार फिर से चेहरों में बदलाव करेंगे। हालांकि देखिए, ये बात पिछली बार भी कही गई थी और कई बार ये बातें सामने आई थी। हालांकि वो आधे टर्म में करने की बातें थी, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। तो जब चंपई सरकार सामने आई और हेमंत सोरेन ने दोबारा शपथ ली, उस वक्त कई नए चेहरों को मौका मिला। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से यह प्रस्ताव रखा जा रहा है कि हम 2.5 या 3 साल के बाद एक बार फिर से कुछ चेहरों में बदलाव करेंगे और कुछ नए लोगों को परफॉर्मेंस दिखाने का मौका देंगे। तो अब इस बैठक में हो सकता है खुलासा कर दिया जाए। और देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में जो नाम सामने आ रहे हैं, सबसे पहले देखिए, बन्ना गुप्ता ओबीसी को रिप्रेजेंट करते थे, तो उनकी जगह प्रदीप यादव का नाम आ रहा है। दीपिका सिंह का नाम भी है, लेकिन प्रबल दावेदार के तौर पर प्रदीप यादव हैं। वहीं जिस क्लास को बादल पत्रलेख रिप्रेजेंट करते थे, सामान्य वर्ग को, उसके लिए अनूप सिंह का नाम सामने आ रहा है। वहाँ कोई दूसरा दावेदार नहीं दिख रहा। और देखिए, उसके बाद अगर आदिवासी कोटे से देखा जाए तो इस बार कांग्रेस रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाने की बातें चल रही है। हो सकता है वो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें विधायक दल का नेता बनाने की बातें चल रही हैं। और मुस्लिम चेहरे के तौर पर, अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर पिछली बार आलमगीर आलम रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वो एक बड़े कद के कद्दावर नेता हैं। तो उनकी पत्नी, जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटों से पाकुड़ से जीत कर आई है, उन्हें मंत्री बनाने की बात चल रही है, क्योंकि इससे महिला कोटा और अल्पसंख्यक कोटा दोनों पूरे हो रहे हैं। और एक जो और बच रहा है, या तो वो किसी ट्राइबल चेहरे को, नमन विकसल कोनगाड़ी को, या फिर कांग्रेस दलित कार्ड खेलते हुए राधाकृष्ण किशोर को मंत्री बना सकती है। ये बातें अभी तक मेरी जानकारी में सामने आ रही हैं, लेकिन विधिवत जो सूची सीएमओ पहुंचनी है कांग्रेस की तरफ से, वो अभी तक नहीं पहुंची है। इस पर विचार विमर्श कांग्रेस में भी हो रहा है, या यूं कहे विचार विमर्श हो चुका है, फाइनल मुहर लग रही है और बाकी रूट है ना, इसकी कोशिश की जाएगी जो बैठक चल रही है उसमें। लेकिन कई नाम देखिए, नमन विकसल कोनगाड़ी का भी जिक्र किया उदय ने, और वो लगातार दिल्ली में कैंप किए हुए थे। तो जानते हैं उन्हें जगह मिल रही है या नहीं। मदन, आपके क्या आंकड़े हैं कांग्रेस कोटे से? अगर हम पहले बात करें तो जो नाम उदय बता रहे हैं, क्या उन्हीं नामों पर मुहर लग रही है? 100% अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो आखिरी दौर का भी बैठक चल रहा है। हालांकि जो नाम तय हुए हैं वो दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने तय हो चुके हैं, लेकिन एक औपचारिकता और जो नाराज़गी का दौर शुरू होता है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश अभी जो बैठक की सूचना मिल रही है उसके माध्यम से ज़रूर की जाएगी कि जिन लोगों को मंत्री पद का एक तरह से अभी मौका नहीं मिला या फिर जो दावेदार थे, उनको ये ज़रूर कहा जाएगा कि अभी वक्त है, सरकार के पास जो है 5 साल का कार्यकाल का वक्त है। तो ऐसे में बीच में भी एक जो पिछली बार आपने सुना था कि लगातार ये चर्चा रही 5 साल कि कांग्रेस के मंत्री के चेहरे बदले जाएंगे, अब 4 मंत्री बदले जाएंगे, कभी 2 मंत्री बदले जाएंगे, उनके वर्क परफॉर्मेंस का समीक्षा हो रहा है। तो ये जो कयास लगाए जा रहे थे
तो उस बीच 5 साल का कार्यकाल तो पूरा हुआ, लेकिन इसी तरह की बातें जो है फिर से एक बार ज़रूर विधायकों को कहा जाएगा और आश्वासन दिया जाएगा कि आने वाले वक्त में आपको भी मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ नाम हैं जिस पर मंथन जो है जारी है और इसी में से मौका मिलेगा। जो सबसे पहले इन्होंने बताया कि रामेश्वर उरांव को अब जो है संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर, नेता विधायक दल के तौर पर जो है चुना जा रहा है। उसके बाद राधा कृष्ण किशोर का नाम आ रहा है, अनूप सिंह का नाम है, दीपिका पांडे की दावेदारी है, या फिर नमन विकसल कोंगारी का है, राजेश कच्छप का है और शिल्पी नेहा तिर्की का है, और जो इरफान अंसारी हैं उनके नाम भी आ रहे हैं। तो और भी कई नाम हैं जिन पर प्रदीप यादव की भी दावेदारी है। तो तमाम लोग इंतज़ार में हैं कि आखिर वो 4 नाम पर मोहर किसके नाम पर लगी है, कि जो राजभवन से कॉल आ जाए या फिर पार्टी की तरफ से उन्हें आधिकारिक रूप से ये बता दिया जाए कि आप मंत्री पद के लिए तैयारी करें, आपको शपथ कर लेना है। हालांकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जनता के बीच और मीडिया के बीच भी चीज़ें निकल कर नहीं आई थी, लेकिन तैयारियां जो है वो पूरी थी। दीपिका पांडे को जब मंत्री बनाया गया था तब भी यही स्थिति थी। उनके तमाम जो रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, वो पहले ही पहुंच गए थे और वो आखिरी वक्त तक जो है मीडिया से शेयर नहीं किया था कि उनको जो है मंत्री पद के लिए ऑफर आ चुका है। तो अब यही इंतज़ार जो है अभी लोगों के बीच है, उम्मीदवारों के बीच है, जो विधायक हैं, कि आखिर उनको कब कॉल आ जाए और मंत्री के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाए। चलिए, तो अब सभी इंतजार में हैं। जो कांग्रेस कोटे के विधायक हैं, 4 को मंत्री बनना है। अब किसके नाम पर मुहर लग रही है या किसके नाम की घोषणा हो रही है, वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। हो सकता है इस प्रोग्राम को करते करते वो तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है वो रंजन जी से समझते हैं। अगर मंत्री पद किसी को दिया जा रहा है रंजन जी, तो क्या वो प्रमंडल को देखते हुए हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो या हर जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्री पद दिया जा रहा है, तो उसमें किसकी संभावना क्यों दिख रही है? देखिए, जैसा आपने कहा कि एक प्रमंडल के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश होगी और साथ ही जो है जातीय समीकरण देखना पड़ेगा। भारतीय राजनीति में उसके बिना तो कुछ होता नहीं, तो वो समीकरण देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो उभर कर सामने आ रही है कि कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल ऐसा होगा जिसमें अनुभव भी होगा और युवा चेहरे भी होंगे। तो इस पर एक चीज़ है, जैसे अगर मान लीजिए कि रामेश्वर उरांव जो हैं वो विधायक दल के नेता बनते हैं और मंत्री पद वो छोड़ते हैं, तो फिर वित्त मंत्री कौन बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ी, कृषि ऋण माफ़ी, इतनी सारी योजनाएं जो जन कल्याण की चल रही हैं, उसके लिए पैसों का इंतज़ाम करना होगा और राजस्व वसूली अच्छे से करनी है। जी हाँ, राजस्व वसूली अच्छे से करनी है, तो आपको वहाँ पर एक एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में देखिए, एक संभावना ये दिखती थी कि अगर रामेश्वर उरांव नहीं होते हैं तो स्टीफन मरांडी को जो है इधर से वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन स्टीफन मरांडी जो है वो प्रोटेम स्पीकर की भी जो है वो शपथ लेने वाले हैं, तो वो लोगों को शपथ दिलाएंगे, तो क्या वो कल सारे मंत्री लेंगे या एक रोका जाएगा? अगर रामेश्वर उरांव विधायक दल के नेता बनते हैं तब अगर मंत्री पद उनको मिलेगा तो उनको वित्त मंत्रालय जो है मिलना ही चाहिए। ऐसे अगर अभी कांग्रेस कोटे की बात हो रही है, तो अगर हम उसकी बात करें तो पिछली बार जो उनके मंत्री थे उसमें आप देखिए तो 2 संथाल से थे, डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह, ये 2 संथाल से थे। उत्तरी छोटा नागपुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे रामेश्वर उरांव, और एक आपको जो थे वो दक्षिणी ये माफ़ कीजिएगा कोल्हान से बन्ना गुप्ता। तो अब कोल्हान में चूंकि कांग्रेस की स्थिति वैसी रही नहीं, सोनाराम सिंकू एक जगन्नाथपुर से देखते हैं, हालांकि उन्होंने भी हैवीवेट गीता कोड़ा को पराजित किया है, उनका भी दूसरा टर्म होगा, तो वो भी अपना दावा तो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी कोई खबरें अब तक आई नहीं हैं कि वो भी रेस में हैं। तो अब अगर ऐसा नहीं होता, पिछली बार जो है पलामू को रिप्रेजेंटेशन जो है वो कांग्रेस से नहीं मिला था, पलामू प्रमंडल से कांग्रेस ने नहीं दिया था, और आपको उत्तरी छोटा नागपुर को भी उसने टच नहीं किया था। तो क्या इस बार ये कोशिश होगी कि पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर जो कि पिछली बार उनसे छूट गया था उसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए? अगर ये चीज़ देखिए तो ऐसी परिस्थिति में राधा कृष्ण किशोर और अनूप सिंह
की संभावना बढ़ जाती है। राधा कृष्ण किशोर पलामू प्रमंडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपको अनूप सिंह जो है उत्तरी छोटा नागपुर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ और देखें तो बन्ना गुप्ता ओबीसी थे, इरफान अंसारी अल्पसंख्यक थे, दीपिका पांडे सिंह जो हैं वो ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी जो शादी हुई है वो कुर्मी में हुई है, तो एक वो चीज़ थी। और रामेश्वर उरांव जो है वो एक ट्राइबल फेस थे। तो क्या इसी के इर्द गिर्द जो है जातीय समीकरण देखा जाएगा? एक दूसरी चीज़ ये देखनी है। लेकिन पिछली बार जो है वो दलित चेहरा उनसे छूटा था, तो अगर वो चाहें कि पिछली बार दलित चेहरा हमसे छूटा है तो इस बार हम दलित चेहरे को लेकर आएँ, तो यहाँ राधा कृष्ण किशोर और सुरेश बैठा का नाम जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन सुरेश बैठा के लिए ये पहला अनुभव होगा, जबकि राधा कृष्ण किशोर एक्सपीरियंस्ड हैं और 6 बार के विधायक हैं, तो उनका यहाँ पर जो है दावा वो ज़्यादा मजबूत दिखता है। तो एक अगर दलित बनते हैं, तो इतिहास रहा है इनका, कई बार दल बदलते रहे हैं, तो क्या इसका असर दिखेगा? चूंकि देखिए 6 बार जो वो विधायक बने उसमें 4 बार ये कांग्रेस से ही विधायक हैं और बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। 1980 में जीते, 85 में जीते, 95, 2005, 14। तो इसमें अगर आप देखिए तो 4 बार तो चूंकि इन्होंने कांग्रेस से जीत हासिल की है, तो इनके बारे में भी लोग अच्छे से जानते हैं और इनको ना संसदीय ज्ञान बहुत है। जो विधानसभा में आप जब सारी चीज़ों को देखते हैं, उसका सामंजस्य कैसे बिठाना है, तो उस मामले में राधा कृष्ण किशोर जो हैं वो भारी हैं और कहिए तो उनका दावा जो है वो मजबूत दिखता है। वैसे फैसला कांग्रेस को लेना है कि वो क्या करता है। अब एक और समीकरण यहाँ पे सामने आ रहा है कि आरजेडी किसका नाम आगे करती है, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था कि कांग्रेस की सूची को देखकर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अब जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है कि सुरेश पासवान का नाम तय माना जा रहा है। उनके नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। आरजेडी आलाकमान की तरफ से भी उनके नाम को लेकर सहमति दी जा चुकी है। चलिए, तो ये आरजेडी की बात है। मदन, लग रहा है कि संजय यादव, सुरेश पासवान दोनों में से जब एक को चुनना है आरजेडी को, तो फिर वो सुरेश पासवान है। देखिए, दोनों की दावेदारी भारी है। एक तरफ जहां पिछड़ा को देने की बात हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आरजेडी जो एक तरह से 3 लगभग 2 और जो संजय सिंह यादव जो जीत कर आए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी उनकी भी दावेदारी है कि पार्टी के स्तर से वो भी लगातार काम करते रहे हैं, जो जनता का जनाधार मिला है और जो एक यादव समाज का जो आरजेडी के प्रति झुकाव है, ऐसे में उस समाज के एक प्रतिनिधि को मंत्री के तौर पर लाया जाए, ये दबाव दिया जा रहा है। तो अब इसको लेकर के पार्टी की तरफ से क्या सोचा जा रहा है, पार्टी क्या निर्णय लेती है, लेकिन जो मंच के तस्वीर वहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है मदन, जो कि कांग्रेस में आप लोग बता रहे हैं कि अगर रामेश्वर उरांव विधायक दल के नेता बनेंगे और फिर बाकी 4 मंत्री होंगे, तो वहाँ पर भी ये फार्मूला अपनाया जा सकता है कि सुरेश पासवान को विधायक दल का नेता बना दिया जाए और वहाँ पर मंत्री जो हैं वो संजय यादव बन जाएं और गुड्डा वाले संजय यादव की संभावना जो है वो बढ़ रही है। तो अगर वो बन जाते हैं वहाँ से मंत्री और सुरेश पासवान को जो है वो विधायक दल का नेता बना दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में, चूंकि देखिए अब बिहार का चुनाव भी सामने है और जो एक जातीय समीकरण को साधने की और यादव को खुश करने की बात है कि उसको करें, तो वैसी परिस्थिति में अगर इस चीज़ को दिमाग में रखा जाता है तो हो सकता है कि किसी भी संजय यादव की किस्मत का ताला खुल सकता है। अगर कांग्रेस से प्रदीप यादव का नाम तय होता है तब फिर सुरेश पासवान ही विकल्प बचेंगे। तब लेकिन फिर वही एक पद एक व्यक्ति वाला हिसाब फॉर्मूला सभी पार्टियां रखेंगी, मुझे लगता है। हाँ जी हाँ, वही मुझे भी लगता है कि वो फार्मूला होगा। और अगर प्रदीप यादव का नाम आता है तो अब आप ये देखिए कि प्रदीप यादव पौरैयाहाट, बगल में हफीजुल हसन मधुपुर, महगामा से आपको दीपिका पांडे सिंह और गोड्डा से आपको जो है संजय सिंह यादव, देवघर से और या नहीं तो देवघर से सुरेश पासवान। तो क्या लगता है कि सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी से 3-3, 4-4 मंत्री बन जाएंगे? फिर आप क्षेत्रीय संतुलन स्थापित कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने के लिए जो है जो जब तो ये जो गठबंधन में पार्टियां हैं ये तय कर चुकी होंगी कि इस रीजन से आप दें, इस रीजन से हम और इसमें तीनों मिले हुए होंगे कि हाँ किस तरह से बनाना है, क्योंकि सभी जैसे पिछली बार संथाल से 2 थे
अगर कांग्रेस से, तो एक अगर आपको थे तो आप देखिए गोड्डा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से अगर दीपिका पांडे सिंह थी, तो फिर आपको देखिए दूसरे डॉक्टर इरफान अंसारी थे कांग्रेस से, वो जामताड़ा से थे। तो ये एक चीज़ है, वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल संथाल को दे दिया जाए। और अगर आप देखिए तो पिछली बार संथाल से 3 मंत्री थे, संथाल और कोल्हान से 3-3 मंत्री थे। तो ये फार्मूला फिर से एक बार बनेगा, चूंकि संथाल और कोल्हान वो क्षेत्र है जहां पर जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत मजबूत है, तो इसलिए यहाँ से ज़्यादा मंत्री बनते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखना होगा कि इस बार दक्षिणी छोटा नागपुर में इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अगर आप पिछली बार देखिए तो दक्षिणी छोटा नागपुर से सिर्फ रामेश्वर उरांव थे। तो इस बार हो सकता है, और इसलिए ये खबरें आ रही हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की या नमन विक्सल कोंगाड़ी में से किसी एक को बनाया जा सकता है। जी हाँ, सुरेश बैठा हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो भूषण तिर्की हैं, जो कि 3 बार से वो भी विधायक हैं, भूषण तिर्की भी। और लोहरदगा कंस्टिट्यूएंसी में आप देखिए तो जेएमएम को जो विशुनपुर का इलाका है, चमरा लिंडा, वो भी 3 बार से विधायक हैं। इधर जीगा सुसारन होरो हैं और उधर भूषण तिर्की हैं। तो दावा बहुत मजबूत है, ये काम आसान नहीं है और मुझे लगता है कि इसीलिए इतना वक्त लगा भी है। तो एक चीज़ जो है, क्षेत्रीय संतुलन तो देखना पड़ेगा, प्रमंडल वाइज संतुलन देखना पड़ेगा। अगर पिछली बार की हम बात कर लें तो 3 कोल्हान, 3 संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर से 2 थे, दक्षिणी छोटा नागपुर से 1 और पलामू को 2 मिले थे, जिसमें कि आपको मिथिलेश ठाकुर और बैजनाथ राम थे। तो इस बार भी देखिए एक तो लग रहा है पलामू से अनंत प्रताप देव जेएमएम के कोटे से जो है वो बनेंगे मंत्री, तो एक वो मंत्री बन जाएंगे। और अगर दूसरा कोटा पलामू को मिलता है तो फिर वो राधा कृष्ण किशोर देखते हैं। और अगर राधा कृष्ण किशोर बनते हैं तो हुसैनाबाद वाले संजय सिंह यादव के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी आरजेडी के लिहाज से। फिर ऐसे में गोड्डा वाले संजय सिंह यादव के लिए जो है, संजय प्रसाद यादव के लिए जो है संभावनाएं बढ़ जाएंगी, चूँकि सारे समीकरण जो है देखने होंगे। अब अनूप सिंह सामान्य जाति से हैं, अब ये चीज़ देखिए कि वो सामान्य जाति से हैं, तो फिर पिछली बार कितने सामान्य जाति के थे। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि ओबीसी से बन्ना गुप्ता थे, मुस्लिम से इरफान अंसारी थे और हफीजुल हसन आपको थे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी, दीपिका और रामेश्वर उरांव थे। और टोटल में आप देखिए तो सामान्य से अगर आप देखिए तो 1 थे, और वो अगर आप देखिए वो कौन थे तो वो मिथिलेश ठाकुर थे। और दीपिका पांडे सिंह जो हैं वो ब्राह्मण हैं, लेकिन कुर्मी से शादी हुई, तो अगर उनको आप ओबीसी में काउंट कीजिए तो फिर ओबीसी से 3 थे। और अगर उनको आप सामान्य में काउंट कीजिए तो फिर 2-2 हो जाएगा। दलित भी 2 थे, ट्राइबल 3 थे, और जो आपको अल्पसंख्यक हैं वो 2 थे। तो अगर आप दीपिका पांडे सिंह को इधर डाल दीजिए तो ऑलमोस्ट 2-2-2-2 का रेशियो जो है वो बनता है। तो क्या उस तरह से ही एक चीज़ होगी? महिला कितने आएंगी मंत्री में? देखना है इस बार भी, महिलाएं बहुत हैं। क्योंकि अब इसमें अब यही चीज़ है कि अब अगर कांग्रेस को महिला बनाना है तो अगर वो रामेश्वर उरांव को हटा के शिल्पी नेहा तिर्की को बनाते हैं तब भी दीपिका पांडे सिंह के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रीयता वाला एंगल अगर देखा जाए तो मुश्किल यहाँ ये आ रही है कि कांग्रेस के लिए ओबीसी चेहरा बहुत मायने रखता है, और वहाँ सिर्फ 2 विकल्प हैं, प्रदीप यादव और दूसरे दीपिका सिंह पांडे। वो ब्राह्मण और पिछड़ा दोनों को ही रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन देखिए दोनों गोड्डा से ही हैं, जिला दोनों का गोड्डा है। और आरजेडी से भी अगर बनते हैं तो या सुरेश पासवान बने या संजय यादव बने, वो भी संथाल, दोनों अगल बगल से हैं। तो ऐसे में ये क्षेत्रीयता वाला समीकरण वहाँ उस इलाके में मदन से समझते कैसे होगा। मदन, ये क्षेत्रीय मसला कैसे हल होगा दोनों पार्टियों में? इसी में संशय और इसी में जो है देरी हो रही है, और इसलिए कभी संजय यादव के नाम आगे आ रहे हैं, कभी सुरेश पासवान के नाम आगे आ रहे हैं, कभी दीपिका पांडे के नाम आगे आ रहे हैं, तो कभी प्रदीप यादव के नाम आ रहे हैं। इसी में एक माथापच्ची की स्थिति जो है वो हुई है। ज़रूर इस पे मंथन गहरा चल रहा है, लेकिन सबकी दावेदारी इसलिए मजबूत होती है कि लोग कहते हैं ना कि एक पर भारी सब। एक निशिकांत दुबे को हराने के लिए वहाँ पर उनका जो क्षेत्र था, संसदीय क्षेत्र, उसमें जो दबदबा इंडिया गठबंधन ने कायम किया है, तो सबकी दावेदारी वहाँ यही पहुँच रही है कि हमने निशिकांत दुबे को परास्त किया है, उनके लोगों को परास्त किया है। तो इसलिए अब सब जो है अपनी तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि, लेकिन अब एक बात समझिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब परिपक्व नेता है, वो
चुटकियों में इन चीज़ों को सुलझा लेंगे। किसको बनाना है, किस क्षेत्र से देना है, वो तय कर चुके हैं। अब तैयारियां पूरी हो चुकी है कि कल 12 बजे मंत्री पद के लिए, शपथ के लिए कौन पहुंचेंगे। भले ही मीडिया में वो सूची जारी नहीं हुई है, राजभवन भी नहीं पहुंचा है। पिछली बार आपने देखा कि जब चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो उस वक्त आखिरी वक्त में बैजनाथ राम को वापस किया गया था, जबकि सूची में नाम था उनका और होल्ड पर रखा गया था। तो अब ये भी है कि किनको जोड़ना है, किनकी नाराज़गी है, किनको संतुष्ट करना है, वो तमाम समीकरण को देखते हुए ये तय माना जाए कि कल जो है वो चेहरे सामने आ जाएंगे, कौन मंत्री के तौर पर सामने। मुझे लगता है कि ये जो 12वां मंत्री का पद होता है, ये हेमंत जी की एक रणनीति थी पिछली बार की, उसे वो लॉलीपॉप की तरह रखते हैं कि जो ज्यादा नाराज होता है उसे कहा जाता है कि ये आप ही को मिलने वाला है, तो मिलता नहीं है, वो कायम रखा जाता है। तो इस बार भी मुझे लगता है ये 12वां मंत्री पद खाली रखा जाएगा कि या तो कांग्रेस या जेएमएम या आरजेडी से जो ज्यादा नाराज होगा उसे ये कहा जाएगा कि ये लॉलीपॉप आपको मिलेगा। लेकिन लगता है क्या इस बार भी वो खाली रहेगा वो पद, या फिर किसी को दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार हैं विधायक? नहीं, ये आम तौर पे देखा जाता है, न सिर्फ झारखंड, हम सिर्फ झारखंड के बारे में ये बात करते हैं, ये पूरे देश में ये ट्रेंड है कि राज्य सरकारें 1-2 सीटें जो है मंत्री पद का वो बचा कर रखती हैं, क्योंकि वो मुश्किल वक्त पर काम आता है। और ये किसी को पता नहीं होता कि मुश्किल वक्त कब आ जाए राजनीति में। हमेशा बचा ही रह जाता है। हाँ, तो ये वो इसीलिए तो वो बचा कर रखा जाता है आखिर तक। और कुछ तो आप जान लीजिए कि बातें कोई माने न माने, वो सगुन वाली बात भी बहुत होती है कि 12वां बनाया जाए या न बनाया जाए। नहीं रहेगी फिर। जी हाँ, ये कोई मानेगा नहीं, लेकिन ये बातें भी दिमाग में होती हैं लोगों के। तो ये भी एक वजह जो है हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 11 मंत्री ही होंगे और जो पिछली बार जो फार्मूला था वैसा ही रहने की उम्मीद है, 6-4-1। अब ये अलग है कि पिछली बार संथाल से 3 थे, कोल्हान से 3 थे, तो इसमें कुछ फर्क आ जाए, या जो प्रमंडल वाइज पलामू से 2 थे तो वो कम हो जाए, ये हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। सीपीआईएमएल ने तो खुद को अलग रख के मुश्किल हल कर दी है, नहीं तो एक मंत्री वहां से भी दावेदारी हो। जी हाँ, अगर सीपीआईएमएल यहाँ पर होता तब तो परेशानी और बढ़ जाती कि हाँ उन्हें भी एक मंत्री पद देना होता, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो फार्मूला चलता नहीं है गठबंधन में कि 4 पे 1 वाली बात है। पिछली बार आरजेडी के एक ही विधायक थे सत्यानंद भोक्ता और वो मंत्री थे, तो इसलिए अगर माले चाहता और वो कहता कि हमें शामिल होना है, तब जो है उनको भी एक मंत्री पद देना ही पड़ता। तो आप ये कह सकते हैं कि माले ने थोड़ी मुश्किलें हल की हैं गठबंधन की। और हालांकि देखिए कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है, 4 ही पद है, और जो भी जीत कर आ रहे हैं वो सब जो है उसमें कई कद्दावर नेता हैं। आप प्रदीप यादव की बात कर लीजिए, 6 बार के विधायक हैं। राधा कृष्ण किशोर 6 बार के विधायक हैं। अनूप सिंह की एक अपनी पकड़ है अपने क्षेत्र में। दीपिका पांडे सिंह उसी तरह की हैं। तो यहाँ पर आप किसको कमज़ोर कहें, तो उसमें से 4 चुनना वाकई बहुत मुश्किल काम है कांग्रेस के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो तो चुन लिए गए होंगे, शायद अभी जो जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं उदय, उस मीटिंग में बता भी दिया जाए। और क्या रूठने मनाने का भी सिलसिला चलेगा उदय, या उसकी अब गुंजाइश नहीं? सबसे बड़ी टेंशन यही है, कांग्रेस के पास 3 महिला नेत्रियां हैं। ममता देवी है जो कुर्मी महतो समाज से आती है, उनके लिए कुर्मी महतो समाज बैठक करके ज्ञापन जारी कर रहा है। उसी तरह से शिल्पी नेहा तिर्की हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनके लिए बंधु तिर्की अलग से लॉबिंग कर रहे हैं और वो अपना उनकी एक अलग लॉबी है। उसी तरह से दीपिका पांडे सिंह है, वो कह रही हैं कि भाई मुझे आपने मंत्री बनाया लेकिन परफॉर्म करने का टाइम नहीं दिया, कम से कम मुझे 1 साल का वक्त देते तो मैं दिखाती कि मैं क्या कर सकती थी। तो ये 3 महिला नेत्रियां हैं, और ऐसे में आलाकमान को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि तीनों में से किसके दावे को ज्यादा माना जाए, किसको कम माना जाए। और इसीलिए मुझे लगता है ममता देवी भी है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि निशत आलम जी के नाम पे फाइनली सहमति बनेगी, क्योंकि इससे तीनों महिलाएं भी शांत हो जाएंगी और एक मुस्लिम प्लस महिला, 2 कोटे, एक तीर से 2 निशाने कांग्रेस साध लेगी। एक बात है कि इस बार ये भी पता चला कि महतो वोट की कीमत क्या है। तो ममता देवी को भी दरकिनार नहीं किया वो दोनों गठबंधन जो है वो सबसे बेहतर तरीके से समझ रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात कीजिए चाहे एनडीए गठबंधन की। महतो वोट की कीमत दोनों को समझ में आ गई होगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि ममता देवी को भी आप रेस से बाहर नहीं रख सकते। लगातार उसके लिए कुर्मी समाज लॉबिंग कर रहा है। जी हाँ, उनके लिए कर रहा है। वो भी दूसरी बार विधायक बनी है,
तो एक उनका भी अपना है, और वो अगर महतो से हैं तो एक जो ओबीसी वाली जगह खाली होती है, जो बन्ना गुप्ता वाली जगह जो खाली होती है, तो वो उसमें फिट बैठ सकती हैं कि वो ओबीसी भी हो जाएंगी और महतो भी हो जाएंगी और महिला भी हो जाएंगी। फैक्टर। तो तीनों फैक्टर वहाँ पर आ रहा है, तो सबका अपना अपना गणित है। आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी पार्टी से कौन होंगे मंत्री के चेहरे, उस पर चर्चा करते हैं। वो है जेएमएम क्या हेमंत कैबिनेट, जो पिछली बार वाली चुनाव से ठीक पहले जो कैबिनेट का गठन हुआ था, उस कैबिनेट से कुछ चेहरे रिपीट होंगे या पूरी तरह से नया चेहरा होगा जेएमएम की तरफ से। उदय, क्या जानकारी है, जेएमएम किन किन चेहरों पर मुहर लगा रहा है, कौन इस रेस में बाजी मारते हुए दिखे? देखिए, जेएमएम में सबसे बड़े दावेदार अब चंपई सोरेन के बाद कोल्हान टाइगर के तौर पर मशहूर हैं दीपक बिरुआ, और बड़े कद्दावर नेता है, तो उनका नाम तय माना जा रहा है। रामदास सोरेन देखिए बहुत सहज सरल व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। इस बार भी उनके चंपई सोरेन के बेटे को हरा कर आए हैं और उन्हें परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला है, तो उनका नाम तय माना जा रहा है कोल्हान से। तो ये दो नाम तय माने जा रहे हैं। देखिए, हफीजुल हैं, वो एक मुस्लिम चेहरे हैं जेएमएम के, और एक हाजी हुसैन साहब की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनका नाम तय माना जा रहा है। अब जेएमएम के पास जो 6 कोटे हैं, 3 तो इसी में चले गए, बाकी बचे 3, तो उसमें से जेएमएम इस बार एक महतो समीकरण पे फोकस कर रही है। तो महतो मथुरा महतो हैं, जोगेंद्र प्रसाद महतो हैं गोमिया वाले, और एक और सविता महतो हैं, वो निर्मल महतो की विरासत, सुनील महतो, निर्मल महतो, एक बड़ी समृद्ध विरासत जुड़ी हुई है सविता महतो के नाम के साथ। तो देखिए, अगर महतो समुदाय से बारी आती है तो मथुरा महतो सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। अगर उनका नाम किसी तरह कटता है या फिर उन्हें स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाती है, तो ऐसे में जोगेंद्र महतो गोमिया से उनका नाम सामने आ सकता है या सविता महतो का नाम सामने आ सकता है। पिछली बार लुइस मरांडी की कोई जगह दिख रही है क्या? पिछली बार जेएमएम से महिला कोटा जोबा मांझी रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन इस बार लुइस मरांडी का नाम आ रहा है। लुइस मरांडी, वो उनके बारे में पुख्ता सूचना आ रही है। एक बात और आ रही है कि हो सकता है कि इस बार रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर थे, वो भी मंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं, उनका नाम भी मंत्री के तौर पर आ सकता है। ऐसे में ये बात सामने आ रही है कि या तो लुइस मरांडी को या मथुरा महतो को जिम्मेदारी दी जा सकती है स्पीकर की। तो अगर आपको रविंद्रनाथ महतो मंत्री बन जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में तो दोनों संजय यादव के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो भी यादव कम्युनिटी से हैं, वो दोनों भी यादव कम्युनिटी से हैं। मुझे लगता है कि रविंद्रनाथ महतो ने जिस तरह का काम किया है एज ए स्पीकर पिछली बार, उनका काम जो है वो बेहतर रहा है, तो शायद स्पीकर जो है मुझे लगता है उन्हीं को बनाया जाएगा। देखिए, जो एक बात थी कि स्टीफन मरांडी हो सकते हैं, तो उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जा रहा है, तो अब ये क्लियर ऑलमोस्ट मानकर चलिए कि रविंद्रनाथ महतो ही जो है वो स्पीकर बनेंगे। और देखिए, अगर आप जेएमएम की बात कीजिए तो यहाँ पर वही बात है। अगर हम जाते हैं कि दीपक बिरुआ तो कंफर्म है, रामदास सोरेन के साथ जब अगर आप सविता महतो का महतो के रूप में नाम लेते हैं तो कोल्हान से 3, तो ये नहीं हो पाएगा यहाँ पर मुझे लगता है। या ये हो सकता है कि चूंकि इस बार कांग्रेस कोल्हान न दे, तो जो कांग्रेस को 3 चाहिए तो सविता महतो यहाँ से कोल्हान से 3 हो जाएं। और मुझे लगता है कि रामदास सोरेन को पूरा वक्त नहीं मिला है, लेकिन अगर आप उनको छोड़ते, फिर आपको मथुरा महतो भी हैं, उनके पास है। सुदिव्य सोनू भी जो है मुझे लगता है कि बड़े नाम हैं, और आपको सोरेन फैमिली के करीबी भी हैं। जब सरकार संकट में थी, हेमंत सोरेन संकट में थे, तो वो उभर कर, हाँ, और उन्होंने अपनी भूमिका और जिम्मेदारी जो है पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है, तो मुझे लगता है कि इसका इनाम उन्हें भी मिल सकता है। यहाँ पर अनंत प्रताप देव जो है ऑलमोस्ट कंफर्म मुझे दिख रहे हैं, चूँकि वो पलामू से भी हैं, और भवनाथपुर सीट जेएमएम ने पहली बार जीती है, तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है, तो इसका इनाम जो है उनको मिल सकता है। और देखिए, बगल में ही गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर थे, तो ऐसे भी जो है एक मंत्री वहाँ पर जो है वो देना चाहेगी जेएमएम, तो हो सकता है। अनंत प्रताप देव मुझे लगता है कि कंफर्म है। फिर इसी तरह से लुइस मरांडी, संथाल की बात आती है तो लुइस मरांडी का नाम सबसे ऊपर दिखता है, क्योंकि वो महिला भी हैं और आपको आदिवासी नेता हैं, क्रिश्चियन हैं, संथाल से हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो फुलफिल करते हुए दिख रही हैं। इसके अलावा बीजेपी छोड़कर जेएमएम में आई हैं,
तो जेएमएम को ये भी संदेश देना है कि ऐसा नहीं है कि हम बाहर से आए लोगों का जो है बहुत असम्मान नहीं करते, हम उनको भी बराबर का मौका देते हैं। तो मुझे लगता है इन सारे कैटेगरी पर आप कसिए तो मुझे लगता है कि लुइस मरांडी जो हैं वो मंत्री बन सकती हैं। तो मुझे लगता है कि दीपक बिरुवा होंगे, रामदास सोरेन होंगे, लुइस मरांडी होंगी। इसके अलावा जब लुइस मरांडी होंगी तो मथुरा महतो हो सकते हैं, मथुरा महतो होंगे और एक सुदीव्य सोनू होंगे और अनंत प्रताप देव होंगे। तो ये इस लिस्ट में किसी ने भी कल्पना सोरेन का जिक्र नहीं किया। मदन, क्या लगता है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगी? देखिए, दो नाम में से किसी एक को तो शामिल होना है, चाहे बसंत सोरेन हो या फिर कल्पना सोरेन हो, दोनों में से किसी एक को शामिल किया जाएगा। इस परिवारवाद के आरोप से बचना चाह रही है जेएमएम? ऐसा कुछ नहीं है। जब परिवारवाद है और पूरी पार्टी में पूरी ताकत जो है कल्पना सोरेन ने इस चुनाव में लगाई है, तो उनका भी एक तोहफा उनको मिलना चाहिए। तो ऐसा दिखता है कि कल्पना सोरेन भी एक मंत्री पद के तौर पर शामिल हो सकती हैं, मंत्री के तौर पर। लेकिन फिलहाल मंथन, अभी जब हम लोग इतने मंथन कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ तो देखिए, वहाँ तो ये है कि कल्पना सोरेन अगर चाहती हैं तब तो वो, चूंकि वो उत्तरी छोटा नागपुर को रिप्रेजेंट करती हैं, एक बात जो खास है कि वो गांडे को रिप्रेजेंट करती हैं, गांडे उत्तरी छोटा नागपुर में आता है। तो अगर कल्पना सोरेन तैयार हो जाए मंत्री बनने के लिए तो वो इस सरकार के लिए भी बेहतर है। एक महिला फेस हैं, तेज तर्रार हैं, पढ़ी लिखी हैं, बोलती अच्छा हैं, तो चीज़ों को अच्छे से वो हैंडल कर सकती हैं। तब वैसे उन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया जाए अगर वो बनती हैं मंत्री तो ये बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, ये हो सकता है। और वैसी परिस्थिति में अगर कल्पना सोरेन बनती हैं तब मुझे लगता है कि फिर सुदीव्य सोनू का नाम जो है वो कट सकता है, चूँकि उन्हीं दोनों में से कोई एक जो है वो बन सकती हैं। और अगर बसंत सोरेन बनते हैं तब फिर मुझे लगता है कि फिर जामा से लुइस मरांडी के लिए जो है वो संभावना कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर लुइस मरांडी वहाँ होती हैं, अगर कल्पना सोरेन यहाँ से बनती हैं तो ये हो सकता है। अगर वो नहीं बनती हैं तो सुदीव्य सोनू का नाम आ सकता है। दो में से किन्हीं एक को ही बनाया जाएगा, मतलब बसंत सोरेन चाहे कल्पना सोरेन, एक को ब्रेक किया जाएगा, एक को बनाया जाएगा, ताकि पार्टी में भी संतुलन बनाए रखना है। नहीं तो फिर पूरी तरह से परिवारवाद का आरोप लगेगा। मदन, एक और चीज़ है, जिस तरह बसंत सोरेन की अगर बात आप कर रहे हैं या नाम उनका सामने आ रहा है, तो सीता सोरेन भी नाराज होकर ही जेएमएम को छोड़ी थी। तो कल्पना को बना के बसंत को ड्रॉप करना तो एक बड़ी भूल हो सकती है, और कहीं बसंत सोरेन भी नाराज हो जाएं, इसलिए बसंत सोरेन को बनाया जा सकता है। नहीं, देखिए, अब एक परिपक्व नेता के तौर पर बसंत सोरेन है, मतलब अब नाराज नहीं होने वाले। नाराज नहीं है, वो समझ रहे हैं। जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे तब वो कई बार उभर कर सामने आए। उस दृश्य को देखिए, जब बहुमत हासिल करना था विधानसभा के विशेष सत्र में, तब पूरे विधायकों को, यानी कि सभी विधायकों को बस में लीड करते हुए बसंत सोरेन ही पहुंचे थे, और वो बार बार कहते रहे कि मुश्किल वक्त में जो है एक भाई खड़ा है। और पार्टी को कैसे लेकर चलना है। सीता सोरेन के छोड़ने के बाद भी कई बार ये अफवाहें हो रही कि बसंत सोरेन भी उनके संपर्क में हैं, बसंत सोरेन भी पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन हर वो मुश्किल वक्त में बसंत सोरेन डटे रहे। मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा उन्हें। जब चंपई सोरेन का मंत्रालय विस्तार हुआ तो उस वक्त वो मंत्री नहीं बने, तो उस समय भी उनको कन्विंस किया गया और वो बात माने। तो अब फिर से अगर वैसी परिस्थिति होगी तो फिर वो भी मानने को तैयार होंगे। तो जो चीज़ें निकल कर आई है उसमें बसंत सोरेन अब एक परिपक्व नेता के तौर पर हैं। परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय ले सकते हैं कि बसंत सोरेन ड्रॉप भी हो सकते हैं, या फिर कल्पना जी भी त्याग कर सकती हैं कि नहीं, बसंत सोरेन को ही आगे बढ़ाया जाए। चलिए देखिए, जब कोई भी मिलीजुली सरकार होती है, गठबंधन की सरकार होती है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार इतना आसान नहीं होता। उसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन भी देखना होता है, महिलाओं का जो आधी आबादी का हिस्सा है वो भी देखना पड़ता है, और इसके साथ ही जो जातीय समीकरण में जिस तरह से जातिगत ढांचा है उस पर भी ध्यान देना होता है। तो जब तीन पार्टियां यहाँ सरकार बना रही हैं, उदय शामिल हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, तो कैसे ये क्षेत्रीय संतुलन को पाटेंगी, कैसे साधेंगी, कौन किस क्षेत्र में या किस जाति को साधते हुए अपना मंत्री देगा? देखिए, जेएमएम से पिछली बार बैजनाथ राम भी एक दलित चेहरे थे, तो इस बार दलित चेहरे के तौर पर देखा जाए तो जेएमएम से उमाकांत रजक एक नाम आ रहे हैं, जिन्होंने अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हराया है, और साथ में हालांकि वहां दूसरे स्थान पर जेएलकेएम था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है। और अगर दलित चेहरे की तरफ जेएमएम ध्यान देती है तो उमाकांत रजक का नाम आएगा।
एक बैजनाथ राम और दूसरा देखिए मिथिलेश ठाकुर की जगह कौन लेगा, इस पर चर्चा चल रही है। तो वहाँ दो नाम सामने आ रहे हैं, एक अनंत प्रताप देव हैं और दूसरे उदय शंकर सिंह और चुन्ना सिंह हैं। वो सारठ से हैं और फॉरवर्ड क्लास से आते हैं, दोनों ही आते हैं। लेकिन अब वो चूंकि तो ये जो तमाम पार्टियां होते, मेरा सवाल ये था कि वो उस तरह से बांटेंगे कि इस कोटे से अगर मेरा मंत्री है तो दूसरी पार्टी इस कोटे से बना ले, क्या ये भी डिवीजन फॉर्मूला कहीं ना कहीं उलझता नजर आ रहा है। देखिए, क्योंकि अगर जातीय समीकरणों को देखना है तो ये फॉर्मूला उलझ रहा है। कांग्रेस में भी हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रदीप यादव हैं, दीपिका हैं, सुरेश पासवान हैं, तो यहाँ भी वो समीकरण उलझता दिखाई दे रहा है। संथाल से अगर देखा जाए तो कांग्रेस से अगर दो मंत्री वहां से बन जाते हैं, मान लीजिए कि प्रदीप यादव बन जाते हैं या फिर सुरेश पासवान बन जाते हैं, तो फिर संथाल से और किसे चेहरा बनाया जाएगा? लुइस मरांडी का तो आरजेडी से होंगे। बिल्कुल, लेकिन क्षेत्रवार जो संतुलन है पूरी कैबिनेट का, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। हमको लगता है कि हेमंत सोरेन भी इसी कवायद में पसीना बहा रहे होंगे कि किसको किसको मौका दिया जाए। लेकिन मुझे इसी वजह से लग रहा है कि एक पद जरूर खाली रखा जाएगा ताकि जब भी स्थितियां बिगड़ें तो उन्हें मौका दिया जा सके। क्या लगता है मदन, इस पर क्या कहेंगे? किस तरह से इक्वेशन होगा, किस तरह से बंटवारा होगा कि तमाम पार्टियां मिलकर एक ऐसा मंत्रिमंडल तैयार करें जिसमें सभी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, अल्पसंख्यक, महिलाओं का हिस्सा सब कुछ सधा जाए? देखिए, कोशिश यही है और इसीलिए इतनी देर भी हुई। नहीं तो जिस दिन शपथ ग्रहण था मुख्यमंत्री का, उस दिन भी कुछ मंत्री जो है शपथ ले सकते थे। लेकिन इसी समीकरण को, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने जो संख्या में विधायक जीत कर आए, यानी कि 81 में से 56 विधायक इंडिया गठबंधन की जीत कर आए, तो ऐसे में क्षेत्र को आधार मानना और जातीय समीकरण को साधते हुए जो एक टीम बनाने की तैयारी है, हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में जो चेहरों को शामिल करने पर मंथन है, वो इसीलिए थोड़ी देर लग रही है, थोड़ा समय लग रहा है कि सभी को लेकर चलना है। जो नए क्षेत्र में भी जेएमएम ने अपनी पकड़ मजबूत की है, उसमें और कैसे पकड़ को मजबूत बनाया जाए, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, जब चुनाव प्रचार चल रहे थे, तो जब मैया सम्मान योजना को लेकर के आभार यात्रा चल रहा था, तभी हमने कहा था कि कोल्हान और संथाल में जेएमएम की पकड़ मजबूत है, लेकिन फोकस इस बार पलामू पर किया गया था और देखिए वहाँ सफलता जो है मिल गई है। तो इसलिए उस सफलता को और मजबूत बनाने में भी मंत्रिमंडल विस्तार में भी ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए अनंत प्रताप देव का जो है नाम कंफर्म माना जा रहा है कि उस क्षेत्र में एक मंत्री के तौर पर अगर उन्हें दे दिया जाता है तो लोगों का समर्थन और जेएमएम के प्रति बढ़ेगा। जो फॉरवर्ड कास्ट का वोट है वो भी कन्वर्ट होगा और एक मजबूत किला बनाने में पलामू में भी जेएमएम कामयाब होगा। तो इसीलिए इस क्षेत्र के साथ साथ जो है जातीय समीकरण को साधने की कोशिश, तो एक कागज़ कलम पर वो नक्शा तैयार हो रहा है मुख्यमंत्री आवास में, जो सभी क्षेत्रों को छूते हुए, जातीय समीकरण को बांधते हुए एक ऐसा टीम तैयार किया जाए जिसमें किसी की नाराजगी भी ना हो, कोई जात ना छूटे, कोई क्षेत्र ना छूटे। नहीं, और गठबंधन से इतर अगर आप जेएमएम को देखिए तो अभी भी आप देखती हैं कि बीजेपी जो है वो ऑलमोस्ट पूरे राज्य में जो है वो करती है। अब जेएमएम की कोशिश है कि वो अपना दायरा बढ़ाए। संथाल, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर देखिए इस बार उसका स्ट्रांग होल्ड बना है। अब उसकी कोशिश होगी कि उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में भी, मैं इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा, मैं जेएमएम की बात कर रहा हूँ। जेएमएम चाहेगा कि यहाँ पर भी वो पैर पसारे और उसका विस्तार हो, और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू से जो है वो मंत्री बनने की पूरी संभावना है। और इसलिए जो है मुझे लगता है कि वहाँ पर अब चूंकि मिथिलेश ठाकुर नहीं हैं तो अनंत प्रताप देव छोटे राजा को अवसर जो है वो दिया जाएगा और इसलिए उनको एक कंफर्म माना जा रहा है। और इसी तरह से उत्तरी छोटा नागपुर में भी अगर आप देखिए तो अगर मथुरा महतो बनते हैं, सुदिव्य सोनू बनते हैं या कल्पना सोरेन बनती हैं तो उत्तरी छोटा नागपुर का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और चूंकि अब इन क्षेत्रों में भी जेएमएम जो है वो विस्तार करने की ओर देख रही है और इसलिए आपने देखा होगा कि जब अभी चुनाव हो रहा था उत्तरी छोटा नागपुर की कुछ सीटें ऐसी थीं जहां पहले जेएमएम चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार जो है उन्होंने चुनाव लड़ा है। जैसे बरकट्टा में देखिए वो जानकी प्रसाद यादव आ गए, इसी तरह से मुझे लगता है कि जमुआ में भी देखने को मिला। तो कई सीटों पर जेएमएम ने वहाँ कोशिश की है कि वहाँ पर वो अपना दायरा बढ़ाए और इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल पर जेएमएम की पूरी नज़र होगी।
देखिए, एक और नेत्री छूट रही है जो कि इस बार चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ी और जीत कर आई है, वो है बोकारो से श्वेता सिंह। वो भी एक मजबूत नेत्री हैं। पहली बार है, अनुभव नहीं है, तो क्योंकि इसलिए उनके बगल हाँ, में ही अनूप सिंह हैं। तो ये है, लेकिन जो उनके परिवार का भी हिस्ट्री अगर आप देखें तो वो समरेश सिंह की बहू है और एक कहते हैं ना कि ताकतवर जगह से चुनाव अगर जीत कर आते हैं आप। बोकारो से ये नहीं माना जा रहा था कि पहले कि बिरंची नारायण हार सकते हैं, जो जिस किसी को भी उम्मीदवार बीजेपी बनाए वो उनका मजबूत क्षेत्र था, लेकिन वहाँ से आसानी से जीत हासिल कर वो जब आई हैं तो श्वेता सिंह भी अपनी लॉबिंग में लगी है कि किसी तरह उन्हें भी मौका मिले, तो एक नाम वो भी जुड़ता हुआ है। चलिए, तो ये इतना आसान नहीं है और इसीलिए माथापच्ची हो रही है, इसलिए इतना वक्त लगा है, क्योंकि वरीयता देखना है, क्षेत्रीय संतुलन देखना है, जातीय समीकरण देखना है, महिलाओं की भागीदारी देखना है। इस बार बहुत सारी महिला विधायक हैं सभी पार्टियों से, तो इसलिए मंथन चल रहा है। अब नाम फाइनल हो गए हैं, बस उनकी तस्वीरें सामने आनी बाकी है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और शपथ ग्रहण की लाइव तस्वीरें भी आप न्यूज़ बाइस्कोप पर देखेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।